हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ज़रा एक बार भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ पर नज़र डालिए। ये है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स। अब हम देखते हैं कि क्या इन कंट्रीज़ में किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया है या फिर किसी विशेष धर्म को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो है इस्लाम। इसी तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव्स भी एक इस्लामिक स्टेट्स हैं। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और भूटान में बुद्धिज़्म को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में अब से कुछ समय पहले तक हिंदुइज्म जो है वो स्टेट रिलीजन हुआ करता था, बट अब यहाँ पर कोई स्टेट रिलीजन तो नहीं है। हालांकि हिंदुइज्म के लिए अभी भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस ज़रूर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना को छोड़कर हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें या तो किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन माना गया है या फिर किसी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि हम लोग सदियों से मल्टी रिलीजियस कल्चर में रहते हुए आए हैं, इसीलिए स्टेट को किसी एक रिलीजन से अपने आप को जोड़ना ठीक नहीं होगा और यही बेहतर होगा कि स्टेट जो है वो सभी धर्मों के लिए न्यूट्रल रहे। ना तो हम किसी धर्म को अडॉप्ट करें और ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, जो हमारे स्टेट को एक सेक्युलर कैरेक्टर देता है। तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीफ और फेथ का मैटर है। ये आपका राइट है कि आप फ्रीली किसी भी धर्म में अपना फेथ रख सकते हैं, और अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप अगर किसी धर्म को मानते हैं या नहीं, इसमें स्टेट किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हालांकि अगर आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, मोरालिटी, हेल्थ या फिर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट इंटरवीन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक को एक मॉरल इशू मानते हुए हमारी पार्लियामेंट ने द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पास किया था। इसी तरह से हेल्थ के इशू पर दीपावली में पटाखे चलाने का जो टाइम है उसको सुप्रीम कोर्ट हर साल रेस्ट्रिक्ट करते रहता है। और इसके अलावा अगर किसी का फंडामेंटल राइट कोई वॉयलेट होता है तो उस केस में भी स्टेट इंटरवीन कर सकता है। तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये हमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। और लास्ट आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमें दो राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और इसके अलावा फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट रिलीजन। सबसे पहले देखते हैं कि कंसाइंस का मतलब क्या होता है। कंसाइंस का डिक्शनरी मीनिंग है हमारी मॉरल सेंस जो हमें गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत। और यहाँ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में हमें ये राइट मिलता है कि हम अपनी मॉरल सेंस के बेस पर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम गॉड के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी, जबकि रामकृष्ण माँ काली की भक्ति उनके सर्वेंट बनकर करते थे। वहीं कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग गाय की पूजा भी करते हैं। और मुस्लिम धर्म में तो मूर्ति पूजा और क्रिएचर दोनों की पूजा पूरी तरह से वर्जित है, यहाँ पर अल्लाह को माना जाता है। जबकि बुद्धिज़्म में तो गॉड का कंसेप्ट तक नहीं है। और यही है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब देखते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये हमें राइट देता है कि हम जिस भी धर्म को मानते हैं हम उसे ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे बोलकर चाहे अपने पहनावे से। यहाँ पर सिख रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दी गई है कि वो अपने साथ कृपाण कैरी कर सकते हैं। कृपाण बेसिकली एक डैगर होता है, और क्योंकि सिख धर्म में ये मान्यता है कि खालसा सिख को हमेशा अपने साथ कृपाण रखना चाहिए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलाउ किया गया है। इसके अलावा हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए रिलीजन सेरेमनीज या फिर रिलीजियस वर्शिप्स को
पब्लिकली एग्जिबिट कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी प्रेयर्स या सेरेमनीज़ अपने घर पर या टेम्पल में रहकर ही करें, हम किसी भी पब्लिक स्पेस पर भी अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 हमें अपने रिलीजियस बिलीव्स और टेनेट्स को प्रोपेगेट करने के लिए भी अलाउ करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे टीवी पर बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम्स आते हैं जिसके थ्रू हम अपने रिलीजन की अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हमारा धर्म फॉलो करते हैं या नहीं। और यहाँ पर प्रोपगेट करने का मतलब है लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताना या अपने रिलीजन का प्रचार करना। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरों के साथ ज़बरदस्ती करो और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। बट आर्टिकल 25 जो भी राइट्स हमें देता है, ये राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन राइट्स के ऊपर स्टेट अगर चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ताकि स्टेट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और दूसरे नागरिकों और कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और ये आर्टिकल 25 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक बात और देखी थी, जहाँ पर हमने कहा था कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, जहाँ लोग आज़ाद हैं किसी भी धर्म में मानने के लिए और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि तो क्या स्टेट आर्टिकल 25 में किसी भी तरह के लॉज बना सकता है? तो इसका आंसर है यस। आर्टिकल 25 स्टेट को परमिट करता है कि स्टेट जो है वो दो सिचुएशंस में लॉज बना सकती है। पहला पॉइंट समझने से पहले आप एक बात को समझो कि अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है तो उस प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई ऐसी एसोसिएटेड चीज़ें भी होती हैं जो रिलीजियस नहीं है। जैसे मान लो कि आपको कोई हवन कराना है, तो हवन तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट हवन शुरू करने से पहले आपको हवन के लिए बहुत सारी सामग्री लेके आनी होगी, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। वो रिलीजियस प्रैक्टिस तो नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट जो है वो लॉज बना सकता है। देखो, इस पॉइंट को आप इस तरह समझ सकते हो कि एक टेम्पल जो होता है उसमें सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। मे बी कभी आप इस्कॉन टेम्पल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पुजारियों और दूसरे लोगों के लिए मीटिंग रूम्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट डिसीजन लिया करते हैं। मंदिर के अंदर ही रेस्टोरेंट है, कैंटीन्स चलते हैं, एक होटल है जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, धर्मशाला की तरह आप मान सकते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें रिलीजियस एक्टिविटीज़ में तो काउंट नहीं होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट जो है वो लॉज बना सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्टेट अगर चाहे तो किसी भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बाकी सारी की सारी क्लासेस और सेक्शंस ऑफ हिंदूज़ के लिए ओपन कर सकता है। इस बात को हम और डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी हिंदूज़ में इंक्लूड कर रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकता है कि किसी भी जैन टेम्पल में हिंदू, सिख्स और जैन और बुद्धिस्ट की एंट्री अलाउ कर सकता है। चलो इसी बात को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए। वहाँ के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। तो अगर स्टेट चाहे तो ये लॉ बना सकता है कि वहाँ ना सिर्फ बुद्धिस्ट बल्कि सभी हिंदूज़ यानी सिख, जैन और हिंदूज़ की सारी क्लासेस उस मंदिर में जा सकती हैं और मैनेजमेंट को ये डिसीजन मानना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हमारा आर्टिकल 25 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं आर्टिकल 26। यहाँ एक बात समझने वाली है कि आर्टिकल 25 जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, जबकि आर्टिकल 26 राइट्स देता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस और उनके सेक्ट्स को। तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन आखिर होता क्या है? अब क्वेश्चन ये है, और ये बात हमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव करते हैं किसी डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल पर जो उनके स्पिरिचुअल वेलबींग में मदद करता है, और अगर ये सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका एक डिस्टिंक्टिव नाम भी है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा दिया जा सकता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन के एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग। बट सुप्रीम कोर्ट ने औरबिंदो सोसाइटी को रिलीजियस डिनोमिनेशन मानने से मना कर दिया, क्योंकि औरबिंदो सोसाइटी किसी डॉक्ट्राइन पर बेस्ड नहीं है। ये सोसाइटी श्री औरबिंदो की फिलॉसफी पर बेस्ड है, जो कि इन इटसेल्फ इनर योगा पर बेस्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने औरबिंदो सोसाइटी को रिलीजियस डोमिनेशन मानने से मना कर दिया।
अब बात ये है कि अगर ये रिलीजियस डिनोमिनेशन कोई इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करते हैं फॉर एजुकेशनल और रिलीजियस पर्पस, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके रिलीजियस मैटर्स हैं उसको ये लोग खुद हैंडल करेंगे। बट बीइंग एन इंस्टीट्यूट, जब ये एक्वायर करेंगे या ऑन करेंगे किसी प्रॉपर्टी को, अब प्रॉपर्टी तो इमूवेबल और मूवेबल दोनों हो सकती है, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल हो या इमूवेबल, उसको भी इनको ही एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। बट उसके एडमिनिस्टर करने के टाइम पर इनको स्टेट द्वारा पारित किए गए लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करते समय किसी भी लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट रिलीजियस मैटर्स से जो एसोसिएटेड दूसरी इकोनॉमिक या फिर सेकुलर चीज़ें हैं उसके लिए स्टेट लॉ बनाता है, और एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी अपने सेकुलर कामों को एडमिनिस्टर करते समय स्टेट लॉज को फॉलो करना होगा। तो आर्टिकल 26 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। देखो, हम स्टेट को टैक्स पे करते हैं, राइट? क्या ये जो टैक्स द्वारा कलेक्टेड पैसा है इससे स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का मेंटेनेंस या प्रमोशन कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर स्टेट चाहे तो इस पैसे को सभी धर्मों के मेंटेनेंस और प्रमोशन में खर्च कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। और एक बात, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, सेक्युलर एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़, राइट? तो अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी सेक्युलर एक्टिविटीज़ के लिए हमसे कोई फ़ीस चार्ज करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड है, क्योंकि इस फीस से कलेक्ट हुए पैसों का इस्तेमाल करके वो इंस्टीट्यूट अपने सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चला सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। अब हम देखेंगे आर्टिकल 28। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। इसके लिए आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी है स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस की, दूसरे वो जो ट्रस्ट द्वारा इस्टेब्लिश्ड हैं बट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट द्वारा किया जाता है। तीसरी कैटेगरी उन इंस्टीट्यूट्स की है जो ना तो स्टेट ओन्ड है और ना ही स्टेट इन्हें एडमिनिस्टर करता है। स्टेट जो है वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ले लो आप जो CBSE से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और फोर्थ कैटेगरी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है जिन्हें स्टेट एड प्रोवाइड कराता है, मतलब समय समय पे कभी कभी स्पेशल नीड्स के लिए कुछ पैसा देता है। तो ये तो हुआ कैटेगराइजेशन। अब देखते हैं कि आर्टिकल 28 इनमें से किन किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउ करता है। तो जो पहली कैटेगरी है जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स जो है वो बेसिकली स्टेट ओन्ड है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरी कैटेगरी जहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड है। बट जिन इंस्टीट्यूट्स को स्टेट रिकॉग्नाइज करता है या फिर जिनको एड प्रोवाइड करता है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड तो हैं, बट अगर स्टूडेंट्स वॉलंटरीली इंस्ट्रक्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो ही उनका कंसेंट ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स माइनर है तो उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन उनके लिए कंसेंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको अटेंड करें, वो उनके कंसेंट पे डिपेंड करता है, उनके माता पिता उनके गार्जियंस के कंसेंट पे डिपेंड करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं या नहीं। तो ये था आर्टिकल 28 और ये भी अब कंप्लीट हो चुका है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के सभी आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।